दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ आपको प्रोसेसर से रिलेटेड हर पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत आपको पड़ने वाली है आपके पीसी बिल्ड में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने पीसी बिल्ड में कौन सा प्रोसेसर यूज़ करना चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो इस वीडियो के एंड में मैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ CPU सजेस्ट करूँगा, वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सा CPU बेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों CPU के लिए हमें मार्केट में मेनली दो ब्रांड देखने को मिलते हैं, जो कि है AMD एंड इंटेल। अब इन ब्रांड्स के अंदर आते हैं CPUs के कुछ डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि AMD में है Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 एंड Ryzen 9। और सेम चीज़ इंटेल में है i3, i5, i7 एंड i9। अब i3 यहाँ पर लोएस्ट CPU है एंड i9 हाईएस्ट। अब इनके अंदर भी हमें कुछ डिफरेंट मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि i5 12400F, 13600K एंड Ryzen 7 7700X। तो AMD में अब यहाँ पर जो 7 है वो इंडिकेट करता है जनरेशन एंड सीरीज़ को, यानी कि ये CPU है 7000 सीरीज़ का। और इसी चीज़ को अगर इंटेल में देखा जाए तो इंटेल में लिखा हुआ है 12, 13, 14। तो ये है जनरेशन, यानी कि 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन। अब इसके बाद यहाँ पर 12 के आगे लिखा हुआ है 400 एंड Ryzen में लिखा हुआ है 700। अब ये जो 400 और 700 है ये इंडिकेट करते हैं मॉडल नंबर को, और ये नंबर जितना बड़ा होगा CPU उतना ही लेटेस्ट और CPU की पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं कुछ लेटर्स, जैसे कि AMD में X एंड इंटेल में K और F। तो यहाँ पर AMD में जो X होता है उसका मतलब होता है कि वो CPU ओवरक्लॉकेबल है, यानी कि उस CPU में आप ओवरक्लॉक कर सकते हो। और अगर X नहीं है तो उस CPU को आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते। और अगर इसी चीज़ को देखा जाए इंटेल में, तो इंटेल में ओवरक्लॉकेबल CPUs को इंडिकेट किया जाता है K से। अगर आपके CPU में K लिखा हुआ है तो उसे ओवरक्लॉक किया जा सकता है, और अगर K नहीं है तो उसे ओवरक्लॉक नहीं किया जा सकता। जैसे कि 12400F, अब इसको ओवरक्लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन 13600K इससे ओवरक्लॉक किया जा सकता है। अब बचता है F। तो गाइस जिन CPU के मॉडल नंबर के आगे F लगा होता है उन CPUs में आपको अलग से ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा, उनमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होते। यानी कि अगर आप F सीरीज़ का एक CPU लेते हो तो बिना ग्राफिक कार्ड आपकी डिस्प्ले नहीं चलेगी, आपको डिस्प्ले चलाने के लिए अलग से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप गेमिंग और एडिटिंग के लिए ले रहे हो तो आपको अलग से ग्राफिक कार्ड तो लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है तो आप F सीरीज़ के CPU के साथ जा सकते हो। इसके बाद CPU में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कोर्स। आपने एक चीज़ तो नॉर्मली सुनी ही होगी कि CPU में कितने कोर्स हैं। तो दोस्तों कोर का मतलब होता है कि आपके CPU में कितने मिनी CPU हैं, और ये कोर्स बेसिकली आपकी हेल्प करते हैं मल्टीटास्किंग के टाइम पे। जैसे कि पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिंगल कोर CPU आते थे, तो उनमें आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही टास्क को प्रोसेस कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास मल्टी कोर वाले CPU हैं, जैसे कि 4, 6, 8 एंड 12। तो इनके अंदर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, और जितने ज़्यादा कोर्स होंगे मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस को उतना ही बूस्ट मिलेगा। और अब जहाँ पर कोर्स की बात आती है वहाँ एक चीज़ तो साथ में आती ही आती है, और वो है थ्रेड्स। जैसे कि 6 कोर 12 थ्रेड्स। अब ये थ्रेड्स क्या होते हैं? तो यार थ्रेड्स आपके CPU के वर्चुअल कोर्स होते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो उस टाइम पे अगर आपके PC को परफॉर्मेंस में बूस्ट चाहिए तो आपके CPU के कोर्स क्या करेंगे, खुद को दो वर्चुअल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो उससे मल्टीटास्किंग में आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है। अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है क्लॉक स्पीड। एंड क्लॉक स्पीड का मतलब होता है कि आपके CPU का एक कोर 1 सेकंड में कितने साइकिल्स प्रोसेस करता है। जैसे कि मान लो आपने 5 GHz क्लॉक स्पीड वाला एक CPU लिया है, तो आपके CPU का एक कोर 1 सेकंड में 5 बिलियन टाइम प्रोसेस करेगा, यानी कि 6 कोर वाला CPU 30 बिलियन टाइम प्रोसेस करेगा पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर आता है एक छोटा सा ट्विस्ट, लेकिन उस ट्विस्ट को जानने से पहले मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया हो। और अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब एक चीज़ समझिए, मान लो आपने एक 6 कोर का CPU लिया जिसकी क्लॉक स्पीड है 5 GHz, तो वो CPU पर सेकंड 30 बिलियन टाइम प्रोसेस करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लो आप 12 कोर का CPU लेते हो विद 2.5 GHz क्लॉक स्पीड, तो ये वाला CPU आपका सेम स्पीड देगा, यानी कि ये वाला CPU भी 30 बिलियन टाइम प्रोसेस करेगा पर सेकंड। अब यहाँ पर हुआ क्या, आपने कोर्स तो बढ़ा दिए लेकिन उसकी जो क्लॉक स्पीड थी उसको आपने कम कर दिया। तो क्लॉक स्पीड कम होने की वजह से 12 कोर वाले CPU की परफॉर्मेंस 6 कोर वाले CPU के बराबर हो गई। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि CPUs में क्लॉक स्पीड कितनी मैटर करती है।
सो मेक श्योर कि अगर आप एक CPU ले रहे हो गेमिंग या फिर एडिटिंग के लिए तो आप कम से कम 4.2 GHz वाला CPU लें। इसके बाद प्रोसेसर बाई करते टाइम आपको एक और चीज़ ध्यान में देनी है। आपके प्रोसेसर पे एक यूनिट लिखी होती है LGA सॉकेट, तो मेक श्योर कर लेना कि आपके प्रोसेसर का LGA सॉकेट और आपके मदरबोर्ड का LGA सॉकेट सेम हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपने मदरबोर्ड लिया है LGA सॉकेट 1700 का, तो आपको प्रोसेसर भी लेना पड़ेगा LGA सॉकेट 1700 का, वरना होगा क्या, आपका मदरबोर्ड उस प्रोसेसर को सपोर्ट ही नहीं करेगा क्योंकि उनके सॉकेट अलग अलग हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि मदरबोर्ड और CPU दोनों सेम सॉकेट के लो। और मदरबोर्ड कैसे बाई करना है वो बताएंगे हम अगली वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा CPUs फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। आप देख लेना आपकी नीड्स क्या है एंड उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च करना। तो यार अगर आपको एक बजट PC बिल्ड करना है, यानी कि आपको इंसेन ग्राफिक्स के अंदर नहीं खेलना, आप नॉर्मल ग्राफिक्स एंड डिसेंट FPS में खेलना चाहते हो, तो वहाँ पर मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा Ryzen 5 5600X। और इंटेल में अगर हम बात करें तो आपको लेना i5 12400F। इस CPU के साथ आप नॉर्मल गेमिंग कर पाओगे, फोटोशॉप वगैरह आप यूज़ कर लोगे, फिल्मोरा वगैरह एप्लीकेशन में आप एडिटिंग कर लोगे, प्रीमियर प्रो वगैरह भी चला सकते हो, बट वहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। मतलब आप एडिट वगैरह कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यार एक बजट PC बिल्ड के लिए ये CPUs आपके लिए बेस्ट हैं। इसके बाद मिड रेंज में अगर हम बात करें, यानी कि आपको थोड़े से हैवी गेम खेलने हैं, ग्राफिक्स थोड़े अच्छे चाहिए, FPS थोड़े अच्छे चाहिए, और प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इनमें भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, और आपको AAA टाइटल्स गेम्स भी खेलने हैं, तो वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा Ryzen 7 5800X। और इंटेल में अगर हम बात करें तो आपको लेना है i5 13600K। अब यहाँ पर 13600K आपको थोड़ा महंगा देखने को मिलेगा, तो आप 13600K F भी ले सकते हो। एंड जैसा कि मैंने बोला था, जिसके F लगा होता है उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं होते हैं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी परफॉर्मेंस पे, और साथ में आपका पैसा भी बच जाएगा। अब बात आती है एकदम हाई एंड गेमिंग एंड एडिटिंग PC बिल्ड की, यानी कि आपको AAA टाइटल्स खेलने हैं, एकदम इंसेन ग्राफिक के अंदर आपको गेमिंग करनी है, और आपको UE5, यूनिटी, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, इन सबको एकदम स्मूथ मक्खन के जैसा चलाना है, तो भाई फिर आपको अपना बजट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। एंड इसके रिकमेंडेशन में आपके पास आते हैं Ryzen 9 7900X। और इंटेल में अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा i9 13900K। तो ये दोनों CPUs आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल की परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन फिर आपको अपना पूरा बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 13900K के लिए आपको एक अच्छा मदरबोर्ड चाहिए होगा जो कि i9 को उसकी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस तक पहुंचने में मदद कर सके। एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है मदरबोर्ड पे, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।